तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के जिनके पास भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड एंड यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, या आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा रोमा जैसवाल प्लेलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से 1947। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर सेकंड, तो महात्मा गांधी और उनका जन आंदोलन। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, बट आपको है ना सेपरेट वीडियो में ले आऊँगी आपके लिए। ठीक है, डोंट वरी। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिचय से स्टार्ट करते हैं कि महात्मा गांधी और उनका जन आंदोलन क्या था। तो महात्मा गांधी, जिनका जो पूरा नाम था वो मोहन दास करमचंद गांधी था, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक महानायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। पूरे देश में उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी, और फिर वो कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड जाके उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की थी। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या करा था, जहाँ पे भारतीयों और जो काले लोग थे उनसे जो भेदभाव किया जाता था गोरों द्वारा, तो क्या करा उन्होंने उस आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया। ठीक है, और सत्याग्रह चलाया, और वहाँ पे ये आंदोलन वो जीते भी थे। ठीक है, तो यहीं से उनकी भूमिका जो है वो उभर कर आती है एक सत्यवादी अहिंसक नेता के रूप में। ठीक है, तो सन 1915 में गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, अपनी पढ़ाई को पूरी करके और आंदोलन को जीत के अफ्रीका में। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। उन्होंने भारतीय राजनीतिक में सत्य, अहिंसा और जन भागीदारी को जोड़ा था। ठीक है, उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐतिहासिक संघर्ष इनका प्रतीक बने। ठीक है, गांधी जी का। तो गांधी जी 1915 में भारत आए। 1916 में क्या करा इन्होंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, जहाँ पे उन्होंने भारतीय लोगों को आकर्षित किया था अपनी और ये नारा देके कि यहाँ पर सभी तो लोग हैं भारत के, पर यहाँ पे कोई भी जो भारत का सच्चा लोग है, जैसे कि जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो है ही नहीं। तो ये जो उनकी स्पीच थी वो उन्होंने पूरे भारत के लोगों को प्रभावित किया था। जब भारतीय लोगों में ये खबर पहुंची कि ये गांधी जी नामक व्यक्ति है जो कि आंदोलन जीत कर आए अफ्रीका से, और उन्होंने ऐसा भाषण दिया है। ठीक है, तो गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि अब मैंने बताया था कांग्रेस, जब मैंने आपको पढ़ाया था पांच वर्ष में, तो उसके नरम दल के नेता थे। ठीक है, तो उनके ये शिष्य थे गांधी जी। तो गांधी जी को उन्होंने कहा कि आप भारत में अगर अपना मतलब अपने भारत के लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो पहले भारत के लोगों को जानो। तो इस वजह से वो क्या कर रहे थे, भारतीय लोगों में उन्होंने अपनी पहचान बनाना स्टार्ट किया था 1916 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण देके। ठीक है, तो उसके बाद उसके नेक्स्ट साल क्या हुआ, 1917 में ही उन्होंने अपना पहला आंदोलन किया था भारत में, जिसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो इसकी भूमिका जानते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था, जिसने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने ये अहिंसक तौर पे इनसे ब्रिटिश के जो अत्याचार है और शांतिपूर्वक विरोध किया, और सत्याग्रह को भारत में लागू किया। ठीक है, तो पृष्ठभूमि जानते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई थी। तो चंपारण क्षेत्र जो है वो भारत का बिहार का, तो ब्रिटिश जमींदार वहाँ के जो थे उन्होंने तीन खटिया प्रथा वहाँ पे लागू कर दी थी, जिसमें भूमि का जो 1/3 भाग है उसमें क्या है, जबरन नील की खेती कराई जाती थी किसानों से। ठीक है, इसके तहत जबरन नील खेती किसानों से कराई जा रही थी, मजदूरों से कराई जा रही थी, और किसान बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गए थे। तो उन्हें अपनी उपज की जमीन पर नील उगानी पड़ती थी जबरन, क्योंकि जबरदस्ती उनको उगाने को कहा जाता था। ठीक है, तो फसल की कीमत भी उनको बहुत कम दी जाती थी, और इससे भूमि भी खराब होती थी नील की खेती से। तो विरोध करने पर मारपीट और जुल्म होता था किसानों पर। तो किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी इससे, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई भी नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसको नज़रअंदाज करते हुए जो एक चंपारण का एक व्यक्ति था, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। ठीक है, तो गांधी जी का आगमन कैसे हुआ और उनकी रणनीति क्या थी इस आंदोलन के प्रति। तो 1917 में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान था, जो कि चंपारण का था। उसने गांधी जी को आने को चंपारण में अनुरोध किया, और गांधी जी वहां गए भी थे। ठीक है, तो गांव गांव जाकर क्या करा, चंपारण में गांधी जी ने किसानों की शिकायतें सुनी। ठीक है,
ये तथ्य और जांच समिति बनाई गांधी जी ने, जहां किसानों की शिकायतें सुनी जाती थी। और किसानों की शिकायतें सुन के अंग्रेज अधिकारियों की अवहेलना भी करी गांधी जी ने। और चंपारण में हुए जो उनके साथ अत्याचार थे, उसके खिलाफ गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करा और डटे रहे कि आपको इनके साथ ये अन्याय नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी को क्षेत्र छोड़ने का आदेश भी दिया गया अंग्रेजों द्वारा, पर उन्होंने कहा कि मैं न्याय के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे आप जेल भी भेज दे। तो अदालत ने भी इनकी भावनाओं का सम्मान किया और गांधी जी का जो ये पहला जो आंदोलन था वो सफल रहा था, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने जो गांधी जी की मांग थी और जनता की जो किसानों की मांग थी उसको पूरा किया। ठीक है, सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। ठीक है, अब जबरन खेती उनसे जो 3 कट्ठिया कराई जा रही थी और उस पर अच्छी उनको फसल की कीमत भी नहीं जा रही थी, तो इस ये कानून को उन्होंने क्या करा, उन्होंने हटा दिया। ठीक है, 3 कट्ठिया प्रथा को खत्म कर दिया गया। किसानों को उचित मुआवजा भी मिलने लगा अब। और गांधी जी का देशव्यापी नेतृत्व पहली बार स्थापित हुआ, क्योंकि पहली बार गांधी जी ने कोई आंदोलन करा और वो जीत गए और बिल्कुल अहिंसा के रास्ते पे चल गए। ठीक है, तो गांधी जी एक कैसे है, भगवान के रूप में उभरे थे भारत में पहली बार। ठीक है, तो लोगों ने उनको भगवान ही मान लिया था। एक आंदोलन गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की विजय थी। निष्कर्ष में क्या लिखोगी कि चंपारण सत्याग्रह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में जनता की भागीदारी और गांधी जी की विचारधारा की पहली शुरुआत थी। ये घटना गांधी जी के सिद्धांत की पहली सफल परीक्षा थी, जिसने ये सिद्ध कर दिया था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे भी चलकर हम न्याय को अपना सकते हैं और अन्याय को हराया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको गांधी जी का पहला आंदोलन समझ आया हो। तो चलते हैं हम गांधी जी के नेक्स्ट आंदोलन पे, जो कि उसके ही अगले साल हुआ था 1918 में। ठीक है, 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में अहमदाबाद आंदोलन हुआ, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या था ये आंदोलन, भूमिका जानते हैं इसकी। 1918 में महात्मा गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि इस बार किसानों के लिए नहीं था, बल्कि ये किसके लिए था, मजदूरों के लिए था, मजदूरों के हक के लिए था। ठीक है, जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे, कपड़े मिल के फैक्ट्री में। तो ये आंदोलन अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में काम करने वाले जो मजदूर थे, उनके वेतन की वृद्धि को मांग को लेकर ये आंदोलन किया गया था। यह सत्याग्रह भी गांधी जी ने इन पे भी अहिंसा, सत्य और आत्मबल का महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, पृष्ठभूमि जानते हैं क्यों ये आंदोलन की शुरुआत हुई, अहमदाबाद मिल आंदोलन की। तो 1918 में विश्व युद्ध के कारण बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी भारत में और पूरी दुनिया में। लेकिन अहमदाबाद के जो कपड़ा मिल के जो मालिक थे, उन्होंने क्या करा, मजदूरों की जो सैलरी है वो नहीं बढ़ाई थी, और इसके विपरीत बढ़ाने की जगह उन्होंने और सैलरी को क्या कर दिया था, घटा दी था। ठीक है, एक तो महंगाई बढ़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, और इन्होंने घटा दी फर्स्ट वर्ल्ड के वार के कारण महंगाई बढ़ गई, और इन्होंने और ज्यादा क्या करी, सैलरी को घटा दी बढ़ाने की जगह। तो मजदूर ने इसका विरोध किया और वेतन वृद्धि की उन्होंने मांग भी की। जब कोई समाधान नहीं निकला मजदूर और फैक्ट्रियों के मालिकों के बीच में, तो नेताओं ने क्या करा, महात्मा गांधी जी को संपर्क किया। ठीक है, तो गांधी जी का नेतृत्व हुआ फिर इस आंदोलन पे, अहमदाबाद आंदोलन पे। गांधी जी ने क्या करा, मजदूरों और जो मिल के मालिक थे उनसे बातचीत करना शुरू किया। मजदूरों को अनुशासित और शांतिपूर्ण ढंग से ये समझाया कि आप हड़ताल करो, पर अनुशासित में रह के करो, और मजदूरों को कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से करो, आपकी सुनवाई सुनी जाएगी। तो गांधी जी ने खुद अनशन उपवास किया। ठीक है, और मालिकों पर नैतिक दबाव बढ़ने लगा, इससे कि गांधी जी की कहीं मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि गांधी जी की छवि जो है वो पूरे भारत में एक बन चुकी है, और अफ्रीका में भी वो आंदोलन जीत कर आए हैं, तो कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए, तो उन्होंने इसकी मांग को एक्सेप्ट किया। ठीक है, उनका उपवास 3 दिन तक लगातार चला, तो पूरे समाज का ध्यान क्या है, गांधी जी की तरफ चले गया और गांधी जी की समस्या की तरफ चल गया। अब गांधी जी ने भारतीय लोगों में खबर फैल गई, पूरे भारत में ये चर्चा होने लगी, एक और नेता थे जो अलग अलग जाके जगह पे जनता के लिए लड़ रहे हैं और खुद उपवास रख रहे हैं। तो लोगों को, भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित किया था इस घटना ने। परिणाम क्या हुआ, मिल मालिकों ने मजदूरों की मांग सुन ली और मजदूरी उनकी 35% बढ़ा दी, मतलब 35% उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी। मजदूर और मालिकों के बीच बहुत समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी की छवि न्यायप्रिय और अहिंसक नेता के रूप में फिर से पूरे भारत में उभर गई। ठीक है, इस आंदोलन का महत्व क्या था कि ये पहला मौका था जब शहरी मजदूर वर्ग गांधी जी के नेतृत्व में संगठित हुए थे। अभी तक गांधी जी किसानों के लिए आंदोलन लड़ रहे थे। ठीक है, तो अब गांधी जी के जो संगठन है उसमें एक शहर का मजदूर लोग भी
जुड़ गया था। तो गांधी जी ने यह दिखाया कि अनशन और नैतिक के बल पे हम सामाजिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आंदोलन श्रमिक अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो कि आज तक अगर कोई मजदूर अपनी फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, तो वो जो अहिंसा का मार्ग है उसे अपना सकता है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को रख सकता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या हुआ कि अहमदाबाद का जो मील मजदूर आंदोलन था, उनने सिद्ध किया कि यदि नेतृत्व सच्चा हो, संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से हो, तो कोई भी समस्या का हल किया जा सकता है। गांधी जी के प्रयासों ने मजदूरों को न केवल न्याय दिलाया, बल्कि ये देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी एक नए सामाजिक आयाम भी जोड़ा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब जानते हैं तीसरा सत्याग्रह गांधी जी का, ये भी 1918 में ही हुआ था। ठीक है, जो कि जो ये भी गुजरात में ही हुआ था, अहमदाबाद के बगल में ही एक जगह है खेड़ा नामक, तो वहीं पे हुआ था। ठीक है, ये भी उसी गुजरात में ही हुआ था और वही टाइम पे हुआ था 1918 में। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह क्या था, तो इसकी भूमिका जानते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था। ये दूसरा बड़ा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों के न्याय के विरुद्ध किसानों की आवाज को बल किया था। जैसे गुजरात, जैसे कि हम देख रहे थे गुजरात में भी उन्होंने कपड़ा मिल के लिए, मजदूर के लिए उन्होंने आंदोलन लड़ा। तो गुजरात में दूसरा आंदोलन वो किसानों के लिए भी लड़ रहे थे, तो ये आंदोलन किसान आंदोलन था। ये आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था, जहाँ के किसान प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, जैसे भूकंप, बाढ़ आ जाता है ना, उसके कारण। लेकिन फिर भी अंग्रेज सरकार उनसे कर वसूली पे अड़ी हुई थी। इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर सत्य और अहिंसा के आधार पर संघर्ष किया। मीन्स क्या हो रहा था, खेड़ा में आपदा आ गई थी, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ आ जाती है ना, तो उसमें उनकी फसलें नष्ट हो गई थी। अब भाई फसलें नष्ट हो गई तो वो टैक्स कहाँ से देंगे, क्योंकि फसलें उनकी तो नष्ट हो गई, उनकी तो सारी बर्बाद हो गई फसलें। ठीक है, तो फिर भी अंग्रेजों को, सरकार को समझना चाहिए था कि फसल बर्बाद हो गई है तो हमें टैक्स या तो कम कर देना चाहिए, तो इस अब तो बर्बादी हो गई तो छूट दे देने चाहिए। पर उन्होंने कर लेने पे अड़े रहे कि हमें तो लेना ही है। तो इसके खिलाफ सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना के गांधी जी ने इनकी समस्याओं को हल करना के लिए आंदोलन चलाया, जिसे हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण थे। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भयंकर सूखा पड़ गया था, फसल की विफलता हो गई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, तो किसानों के पास इतना उत्पादन भी नहीं हुआ, कि प्रोडक्शन भी नहीं हुआ कि बेच के पैसे कमा के टैक्स दे दे, वे सरकारी भूमि का लैंड रेवेन्यू भर सके। ठीक है, तो उनके पास इतना टैक्स, उनके इतनी फसल ही नहीं होगी कि वो भर सके जो कर था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने किसानों की दयनीय स्थिति को अनदेखा कर दिया और जबरन कर वसूलने पर उन्होंने आदेश दिया कि जबरन आप कर वसूल के लाओ। ठीक है, जमींदारों को। तो ये अन्याय के खिलाफ किसान बेहद निराश थे कि हमारी फसल अच्छी हुई है फिर भी हमसे जबरन लिया जा रहा है। तो उन्हें एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत थी किसानों को। ठीक है, खेड़ा के। तो उन्होंने किसका नेतृत्व चुना, गांधी जी को नेतृत्व में चुना। ठीक है, तो गांधी जी का नेतृत्व हुआ खेड़ा में। तो क्या हुआ, तो गांधी जी ने अपने सहयोगी, जो उनके सहयोगी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और नेहरू पारिक और इंदिरा इंदिरा गांधी, तो इन जैसे कार्यकर्ताओं के साथ क्या करा, उन्होंने मिलकर खेड़ा में आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने किसानों को यह समझाया कि वे कर ना भरे। ठीक है, क्योंकि उनकी फसल सूख गई, और अहिंसक ढंग से अंग्रेज सरकार का विरोध करे, कोई हिंसा ना करे, अहिंसा का मार्ग अपना के विरोध करे इस कर का। यह पहला मौका था जब गांधी जी ने कर ना देने का अहिंसक प्रयोग यानी सविनय अवज्ञा की मांग की थी। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ खेड़ा आंदोलन का, कि अंग्रेज सरकार को अंत में झुकना ही पड़ा। क्यों, क्योंकि कोई अहिंसा ही नहीं हुई थी कि अंग्रेज सरकार किसी को जेल में डाले। जिन किसानों की फसल खराब हुई थी उनसे कर माफ कर दिया गया, किसानों को गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें जमीन से बेदखल भी नहीं किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में यह सत्याग्रह शांति और अनुशासन के रूप में एक उदाहरण बना रहा, कि हम शांति के रूप में भी हम कोई आंदोलन जीत सकते हैं। ठीक है, तो इस आंदोलन का महत्व ये था कि ये आंदोलन गांधी जी की राजनीतिक पकड़ और जन विश्वास को दर्शाता था, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपको जितने आंदोलन पढ़ा रही हूँ सब में गांधी जी की जीत हो रही है। तो ये जनता में गांधी जी की छवि बन रही थी एक देवता के रूप में। तो किसानों को भी पहली बार यह एहसास हुआ कि वे संगठित होकर अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अहिंसा का मार्ग अपना के। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार बना, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। निष्कर्ष में क्या कहेंगे, ये खेड़ा सत्याग्रह सिर्फ एक माफी का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह अन्याय के विरुद्ध अहिंसक विरोध का प्रतीक था।
ये आंदोलन यह बताता था कि यदि नेतृत्व सच्चा हो तो जनता संगठित हो तो किसी भी अत्याचारी या सत्ता को शांतिपूर्वक ढंग से हम झुका सकते हैं। गांधी जी यह संघर्ष भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो अब जानते हैं गांधी जी का चौथा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी ने चौथा जो आंदोलन भारत में शुरू किया था वो था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 में हुआ था। भूमिका जानते हैं, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। देखो, अभी तक हम जितने गांधी जी के आंदोलन पढ़ रहे थे वो किसी न किसी की समस्या को सुलझा रहे थे, पर अब क्या कर रहे हैं, वो अब राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन कर रहे हैं। यानी अब वो ब्रिटिश सरकार को कह रहे हैं कि आप अब यहाँ से जाओ, अब मुक्ति की बात कर रहे हैं शासन में, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। ये आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ था, अहिंसक सहयोग पर आधारित था कि अंग्रेजी सरकार को अब यहाँ पे रूल नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ था। और लड़ाई के माध्यम से भी नहीं था, अहिंसा का मार्ग अपना के था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के सहयोग के बिना कमजोर कर देना। ठीक है, कि ब्रिटिश को भारत के लोग सपोर्ट ना करे, उनके प्रोडक्ट को सपोर्ट ना करे, उनको सपोर्ट ना करे, जिससे उनकी सरकार गिर जाए। तो पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के? तो इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे कई कारण थे। 1919 का रॉलेट एक्ट भी इसका कारण था पहला, जिसमें बिना मुकदमा चलाए भी किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। जो रॉलेट एक्ट था वो जो जनरल डायर था, आपको पता होगा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में पंजाब में। तो वहाँ पे क्या है, लोगों को भून दिया गया था गोलियों से। ठीक है, वहाँ पे कोई बैसाखी का मेला वगैरह था। ठीक है, तो उसमें तो 144 धारा लागू कर दी गई थी कि कोई भी 4 जने या 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, एक जगह अपनी मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश जान गई थी कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय वापी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी विचारधारा बना रहे हैं और हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जिसने जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों भारतीयों को मार दिया गया था। और खिलाफत आंदोलन भी इसी समय हुआ था 1919 में। मुसलमान में असंतोष की भावना थी, क्योंकि आपको पता है 1918 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। तो वर्साई की जब संधि हुई थी तो मित्र राष्ट्रों ने ध्रुव राष्ट्र को हराया था। तो ध्रुव राष्ट्र में तुर्की भी था। तो तुर्की के खिलाफ जो उन्होंने संधि की थी मित्र राष्ट्रों ने, तो उसमें जो तुर्की का जो अंतिम खलीफा था उसको पद से हटाया गया। ठीक है, तो मतलब वो जो तुर्की में जो लास्ट खलीफा था उसे अंग्रेज ने हटा दिया। उसके बाद अभी तक कोई खलीफा नहीं रहा उनका। ठीक है, मुसलमानों का। तो मुसलमान में असंतोष था ब्रिटिशों के खिलाफ, तो कि वो ब्रिटिश ही हैं जो हमारे तुर्की में हमारे खलीफा को क्या कर रहे हैं, पद से हटा रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण ब्रिटिश से असंतोष थे भारतीय मुसलमान। ठीक है, तो इन घटनाओं से देश में आक्रोश फैल गया था और गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से पूर्ण असहयोग की घोषणा की थी। ठीक है, कि आप पूरा क्या करो, असहयोग करो, सहयोग मत करो, किसका, अंग्रेजों का। तो गांधी जी की रणनीति क्या थी, कैसे उन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाया? तो गांधी जी ने जनता से ये आग्रह किया कि वे सरकारी स्कूल, कॉलेज और नौकरियों का बहिष्कार कर दे। क्योंकि सरकारी स्कूल किसके थे, ब्रिटिशों के थे। सरकारी कॉलेज किसके थे, क्योंकि उस समय सरकार ही ब्रिटिश की थी। कॉलेज भी उस किसके थे, ब्रिटिशों के थे। नौकरियां भी जो सरकारी थी वो भी किसकी थी, ब्रिटिशों की थी। तो जो भी भारतीय सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई बड़े हो, चाहे सरकारी अस्पताल में वकील, मतलब जितने भी सरकारी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, किसी भी तबके के लोग, वो बहिष्कार कर दे उस नौकरी का। ठीक है, अदालती मामलों में भाग ना ले। जो वकील है भारतीय, वो अदालती मामले में भाग ही ना ले, क्योंकि वो तो सरकारी नौकरी हुई। तो सरकारी उपाधियों और पुरस्कारों को भी वापस कर दे जो भी आपको अंग्रेजों ने दिया है। विदेशी वस्त्र जो है उसको भी छोड़ दे। और जो आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा, इसका प्रतीक है कि आप जो भारत के लोग बना रहे हैं कपड़ा, उसका उपयोग करें। और माल जो है, जो भी ब्रिटिश से आ रहा है, उसका बहिष्कार करें। खादी पहनने को कहा और चरखा चलाने को कहा कि आप खादी पहनिए, सूट बूट ना पहनिए और चरखा चलाइए। यानी खुद के प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज कीजिए। मतलब पूरा तरह से ब्रिटिश का क्या करिए, बहिष्कार कर दीजिए, जिससे अहिंसा भी नहीं होगी और उनको नुकसान भी होगा। ठीक है,
तो शांति और अहिंसा का पालन करते हुए क्या करें, ब्रिटिश का असहयोग करें, जिनसे उनकी क्या हो, कमर टूट जाए। तो इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता भी साफ साफ दिखाई दी थी, क्योंकि इसमें हर तबके के लोग ने सहयोग किया था, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सिखाई हो, या किसान वर्ग हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, ठीक है, पढ़ा लिखा वर्ग, हर वर्ग इसमें शामिल था। तो आंदोलन की कुछ घटनाएं भी थी, उसको जानते हैं। पूरे देश में हजारों लोग सरकारी संस्थानों से अलग हो गए, उन्होंने पद मतलब छोड़ दिए। विद्यार्थियों ने क्या करा, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों से अपने नाम कटा लिए। वकीलों ने क्या करा, वकीलों ने अपनी जो भी प्रैक्टिस थी, जो कर रहे थे वो सब छोड़ दी, उन्होंने सारे केस छोड़ दिए। और लोगों ने क्या करा, विदेशी वस्त्रों की भी होली जला दी, मतलब विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा करा और क्या करा, उसको आग लगा दी। खादी और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना उन्होंने बढ़ा दिया, मीन्स मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। गांव गांव में चरखा आंदोलन चलाया गया कि आप खुद कपड़े बनाइए, खुद आप क्या करिए, उसको पहनिए और ब्रिटिशों का असहयोग कीजिए, मतलब उनको उनको बिल्कुल भी सहयोग मत कीजिए, ठीक है। तो ये घटनाएं थी। तो ये घटना अभी तक देखिए शांति से चल रही थी, पर क्या हुआ, 1920 से 1922 तक ये शांति से तो चली, पर 1922 का एक समय आया, ठीक है, चोरा चोरी कांड कहते हैं इसे। क्या हुआ 1922 में, ये आंदोलन ने क्या करा, जो अभी तक गांधी जी के आंदोलन, ये जो असहयोग आंदोलन था, बिल्कुल शांति से चला रहा था, सब त्याग दिया था लोगों ने कि हमें ब्रिटिशों का कुछ भी नहीं अपनाना, ठीक है, सरकारी स्कूल दफ्तर सब अपना वो क्या करा था, बहिष्कार कर दिया था, अपनाने से मना कर दिया था। पर चोरी चोरा कांड क्या हुआ, 1922 में हो गया। ये कांड क्या था, जिसने गांधी जी को ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने पे मजबूर कर दिया। अभी तक गांधी जी ने कोई भी आंदोलन में असफल नहीं रहे थे, इसमें भी असफल नहीं रहे, पर गांधी जी ने क्या देखा कि ये आंदोलन में अचानक से चोरी चोरा कांड हो गया, मीन्स एक अहिंसा के मार्ग पे गांधी जी चल रहे थे, पर एक हिंसा हो गई, ठीक है। तो इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने अपने पैर पीछे ले लिए, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का एक जगह है जो कि चोरी चोरा नामक एक स्थान है, वहां पे आंदोलनकारियों ने क्या करा, जो ब्रिटिश जो थाना था ना, उसमें आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी इसमें जल के मर गए। तो ये आंदोलन ने हिंसा रूप ले लिया था, और गांधी जी हिंसा के बिल्कुल भी विरोध करते थे। तो गांधी जी ने हिंसा के आहत में होकर, उनको एहसास हुआ कि हमने हिंसा कर दी, आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि वे पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो पहली बार गांधी जी के आंदोलन में अहिंसा की जगह हिंसा हो गई, ठीक है, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया, आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस मर गए थे जल के, ठीक है। तो गांधी जी ने 1922 में ये आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन का, प्रभाव क्या पड़ा, तो आंदोलन से अंग्रेजों की नींव हिल गई थी, क्योंकि पूरी तरह से जब असहयोग करा था ना, लोगों ने सारे प्रोडक्ट छोड़ दिए थे ब्रिटिशों के, कॉलेज स्कूल जाना छोड़ दिया था, डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी थी, वकील ने भी छोड़ दिया था, सबने छोड़ दिया था ना, तो इनकी तो अर्थव्यवस्था ही हिल गई थी। जनता में राष्ट्रीय चेतना और आत्मबल पैदा हुआ था, क्योंकि सभी लोग, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पूंजीपति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी मिलके क्या कर रहे थे, असहयोग में अपना सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी को जन नेता के रूप में व्यापक समर्थन मिला, क्योंकि भारत की बड़ी सी कम्युनिटी को गांधी जी ने अपनी ओर आकर्षित कर दिया था, और वो गांधी जी की बात मान के जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन आंदोलन का अचानक अंत लोगों को निराश भी ले आया, क्योंकि अभी तक ये आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, अचानक से कुछ लोगों ने, कुछ क्रांतिकारियों ने आग लगा दी, और ये आंदोलन अहिंसा से हिंसा के रूप में बदल गया, और इससे लोग भी निराश हो गए, और गांधी जी ने ये आंदोलन वापस भी ले लिया। निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला ऐसा प्रयास था जिसमें जन जन की भागीदारी हुई थी, मतलब इसमें किसान वर्ग थे, इसमें मध्यम वर्ग थे, इसमें बच्चे थे, इसमें कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, इसमें वकील थे, इसमें डॉक्टर थे, इसमें मजदूर थे काम करने वाले, इसमें पूंजीपति लोग थे, इसमें समाज का हर एक वर्ग शामिल था, ठीक है। तो इस भारतीय को यह सिखाया इस आंदोलन ने कि वे भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, वह भी अहिंसा और आत्मबल के साथ। यह आंदोलन स्वतंत्रता की दिशा में ऐतिहासिक मील पत्थर भी साबित हुआ था, ठीक है। गांधी जी का जो पांचवा जो आंदोलन था भारत में, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था, ठीक है। ये क्या था, भूमिका जानते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक और प्रभावशाली चरण था। ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी कानूनों के शांतिपूर्ण उल्लंघन पर आधारित था, कि जो ब्रिटिश जो कानून बना रही है उसका हम उल्लंघन करेंगे, पर कैसे करेंगे, शांति के तरीके से उल्लंघन करेंगे,
ठीक है, हिंसा नहीं अपनाएंगे। तो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को ये दिखाना कि भारतीय अब अन्यायपूर्ण जो कानून है जो ब्रिटिश बना रही है उसको अब पालन नहीं करेंगे भारतीय लोग। ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते हैं क्योंकि भारतीय लोग, ठीक है, ये दिखाना है अब। गांधी जी ने ये कहा, ये दिखाने के लिए शांतिपूर्ण क्या करा, अब उनके कानून का उल्लंघन करना स्टार्ट किया भारतीय लोगों ने। पृष्ठभूमि, कारण क्या था? तो 1929 में जब लाहौर अधिवेशन आया उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और कांग्रेस में ही क्या थे, गांधी जी भी थे, तो इनने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में कि भारत को अब क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। भारत में किसकी सरकार होनी चाहिए, भारतीय लोगों की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी मांग की थी। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। ठीक है, क्योंकि 1929 में उन्होंने मांग की और 1930 में उन्होंने क्या किया, पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया। ठीक है, तो गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 मांगों की सूची भेजी। गांधी जी ने एक सूची बनाई 11 मांगों की, और वो किसको भेजी, उस समय का जो वायसराय था, लॉर्ड इरविन। ठीक है, जिसमें नमक कर को हटाने की गांधी जी ने बात की कि नमक पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, असहनीय टैक्स को खत्म करना, जो भी जनता को क्या कर रही हो, शोषण कर रही हो, सविनय अवज्ञा की अनुमति भी देना, इसकी भी मांग की उस 11 मांगों में। ठीक है, जब कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला वायसराय की तरफ से गांधी जी को, तब गांधी जी ने आंदोलन की घोषणा कर दी, कहीं अब तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या की, उन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा आपने 12th में भी पढ़ा होगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ, मतलब 78 उनके जो सहयोगी थे उनके साथ क्या करा, जो गुजरात का साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से लेकर उन्होंने लगभग 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी कि अब हम पैदल यात्रा करेंगे और इसमें लोगों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, किसके खिलाफ, जो नमक पे टैक्स लगा रहे थे लोग। ठीक है, तो 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर नमक बनाया खुद से। उन्होंने पैदल यात्रा की साबरमती से, और उन्होंने समुद्र पे जाके क्या करा, नमक कानून का उल्लंघन करा और खुद नमक बनाया, क्योंकि उस समय नमक बनाने को किसी का अधिकार नहीं था, ब्रिटिश के कानून के खिलाफ था ये। तो उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया शांतिपूर्वक तरीके से, और यह कार्य ब्रिटिश सरकार के प्रति कानून की खुली अवज्ञा थी कि हम आपके कानून को अब नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आंदोलन की प्रमुख गतिविधि क्या थी, तो लोगों ने नमक बनाना खुद से शुरू कर दिया और सरकारी नमक का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, विदेशी कपड़े और शराब का भी लोगों ने बहिष्कार कर दिया। स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया था। कई जगहों पर किसानों ने कर देना भी बंद कर दिया था, और छात्रों को वकीलों ने सरकारी संस्थानों से दूरी बना दी थी। ठीक है, तो ये सब गतिविधियां हो रही थी इस आंदोलन के अंतर्गत। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी इस आंदोलन के प्रति, तो उन्होंने गांधी जी सहित 60,000 से अधिक लोगों को क्या करा था, जेल में डाल दिया था इस आंदोलन के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश कानून का इन लोगों ने उल्लंघन किया था पर शांतिपूर्वक तरीके से। तो महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों तक को बख्शा नहीं गया था, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। आंदोलनों पर दमनात्मक नीतियां अपनाई गई थी। ठीक है, जबरन लोगों को जेल में डाला गया था। तो गांधी इवरिन समझौता हुआ था 1931 में, जब गांधी जी को भी जेल में डाल दिया और लोगों को भी डाल दिया, तो गांधी जी और जो इवरिन थे, मतलब वॉयसराय थे उस समय के, उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। तो सरकार आंदोलन को नियंत्रित करने में समर्थ हो गई थी। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने नियंत्रण कर लिया था, इस आंदोलन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मार्च 1931 में गांधी इवरिन समझौता हुआ, जिसमें राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। जितने भी 60,000 लोगों को कैद किया गया था उल्लंघन करने के लिए ब्रिटिश कानून के, तो उनको रिहा कर दिया गया इस समझौते के तहत। और गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा, मैं आंदोलन वापस ले लूंगा अगर आप इन सबको आज़ाद कर दोगे। तो समझौता हुआ, एक तरफ उन्होंने आज़ादी दे दी सबको, मतलब जेल से छोड़ दिया, और इस तरफ गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया और लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने। ठीक है, परिणाम क्या हुआ और महत्व क्या हुआ, तो यह आंदोलन भारतीय जनमानस को राजनीतिक रूप से और अधिक जागरूक बनाने में सफल रहा, क्योंकि इस समय राजनीतिक रूप से जो ब्रिटिश बैठी थी उसके कानून का उल्लंघन कर रही थी लोग। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व और उसकी अहिंसक रणनीति फिर से सफल रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेज की नीतियों और नैतिक को, जो नैतिक है, उसको हिला के रख दी थी। यह स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण
कदम था गांधी जी की ओर से। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अद्वितीय मिसाल थी। ये जनता इसमें हिंसा, अहिंसा और सत्याग्रह को हथियार बनाकर ब्रिटिश सरकार की नींव को चुनौती दे रहे थे। गांधी जी इस नेतृत्व में ये दिखाया कि कानून तोड़कर भी नैतिक रूप से देश की रक्षा की जा सकती है। अगर देश की रक्षा करनी है तो कभी कभी कानून भी तोड़ना पड़ता है, पर अहिंसा के मार्ग पे चल के। ये आंदोलन भारतीय जनता की एकजुटता, आत्मबल और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बनी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब चलते हैं हम गांधी जी के जो छठे आंदोलन था भारत में उसकी तरफ, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने किया था। ठीक है, अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन किया था। भूमिका क्या है इसकी, पृष्ठभूमि। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन था। ये अंतिम जन आंदोलन था और सबसे शक्तिशाली था, जिसने ब्रिटिश को मजबूर कर दिया कि उन्हें आज़ादी भारत को देनी ही पड़ेगी। इसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया के नारे के साथ 1942 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दी थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि अब भारतीय जनता केवल पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है, यानी अपनी सरकार चाहती है, भारतीय की सरकार चाहती है। उनको कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, तो 1939 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया था। क्या करा ब्रिटिश सरकार ने, जो भारतीय जो सैनिक थे ना, उसको क्या करा, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ले जाके वहां से द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जो इनकी जो अलायंस थी उसकी तरफ से लड़वाया गया। ठीक है, ब्रिटिशों की तरफ से किसने लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, लड़ा था। ठीक है, तो अब भारतीय सैनिक को आप दूसरी जगह युद्ध में ले जा रहे हो, वो भी वर्ल्ड वॉर जैसे युद्ध में, और अपने अपने जो देश का आपका युद्ध है उसमें भारतीय सैनिकों को ले जा रहे हो, तो ले जाने से पहले आपको भारत के जो लोग हैं, भारत की जो संगठन है, या जो उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, जो कांग्रेस, उससे पूछ के ले जाना चाहिए ना। उन्होंने पूछा ही नहीं और बिन पूछे ले गए, तो ये असंतोष का कारण बन गई उन वहाँ के नेताओं में, इंडिया के नेताओं में, जो उस समय कांग्रेस वगैरह के नेता थे। ठीक है, तो इस कारण भी उन्होंने कहा अंग्रेज को कि भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने स्टार्ट करा। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत, क्रिप्स क्या है, वो भारत आया था एक कानून लेके, लेकिन उसने स्वतंत्रता का कोई ठोस वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, ऐसा दावा लेके आए वो, जिससे कांग्रेस जो है वो असंतुष्ट रही थी। तो ये भी कारण था किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत में भुखमरी बहुत ज्यादा हो रही थी, अत्याचार और महंगाई और जनमानस पर उग्र बन गया था, ये जनमानस इससे तंग हो गए थे। ठीक है, तो ये भी कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का। इन सभी कारणों ने गांधी जी को एक निर्णायक आंदोलन की योजना बनाई और गांधी जी ने क्या करा, करो या मरो का नारा दिया। यानी 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो, यानी डू और डाई। इसका अर्थ था कि अब या तो आज़ादी हासिल करो तुम लोग, या तो मर मिटो। ठीक है, तो आंदोलन की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी, तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद, ये सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं थे। इन आंदोलनों को शुरू करते हुए इन क्या करा, आंदोलन को शुरू होते ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। फिर भी जनता के बिना नेतृत्व के ये आंदोलन जारी रहा था। पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन लाइन और सरकारी कार्यालय इन आदि को जनता ने निशाना बनाया था। ठीक है, गांव में समांतर सरकारें जो थी, जो पैरेलल गवर्नमेंट होती थी, वो बन गई थी गांव में, जैसे कि बलिया में, यूपी में, मिदनापुर में, सतारा में, इन सब में एक समांतर सरकार बन गई थी। ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, ब्रिटिश दमन और हिंसा, ब्रिटिशों का दमन और हिंसा मतलब कैसे इस आंदोलन की हिंसा हुई थी इस आंदोलन में, तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कई गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी यातनाओं का सहारा लिया था। जो भी इस आंदोलन में शामिल थे, उन सबको गोली मारी, किसी को मार दिया जा रहा था, तो लाठीचार्ज भी हो रही थी और किसी को गिरफ्तार भी कर दिया जा रहा था। ठीक है, हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी कि प्रेस भी अब कुछ नहीं छाप सकती बिना सरकार से पूछे। जनसभाएं पर भी प्रतिबंधित कर दी थी कि कोई भी अब सभा नहीं होगी, कोई भी भारतीय लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगता था डर कि ये लोग हमारे खिलाफ रणनीति बनाएंगे। तो इसका महत्व क्या था और इसका परिणाम क्या लिखा, कि भारत छोड़ो आंदोलन ने ये स्पष्ट कर दिया था कि अब भारतीय जनता किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहती ही है।
तो ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया था कि भारत पर शासन करना असंभव हो गया है अब। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक अधिकार को मजबूत करने वाला एक अंतिम चरण था जिसने भारत को आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक नारा या आंदोलन नहीं था, बल्कि यह जन जन की पुकार बन चुका था कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यह आंदोलन इस बात का प्रतीक था कि अब गुलामी और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को ये स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब भारत को स्वयं शासन करने की जरूरत है। ठीक है, ना कि किसी विदेशी शासन की जरूरत है। और 5 साल बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को वह सपना भारतीय लोगों का सच हुआ और भारत को आज़ादी मिली। तो आपका ये नंबर थर्ड होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।